अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2010 के आखिरी और ठंडे दिन में आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि रिवायत है कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको तमाम साल का तज्जिया देना होता है, लेकिन हमारे लिए एडिटोरियल जजमेंट करना मुश्किल है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, किस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें। हम अच्छी खबरों का भी तज्जिया कर सकते हैं जो पिछले साल में हुई। खेलों की दुनिया से हम आपको बता सकते हैं कि एहसामुल हक के क्या कारनामे रहे। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के अंदर पहली मरतबा 20 साल के बाद दोबारा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया हॉकी के तवसत। पाकिस्तान की एथलीट्स ने, ख़वातीन ने बिलखुसूस बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। ना सिर्फ जॉगिंग एंड रेसिंग ट्रैक के ऊपर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, बल्कि क्रिकेट फील्ड के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी कारनामे सरअंजाम दिए, जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। इसके अलावा हम आपकी भी बात कर सकते हैं कि बावजूद इसके कि आप या तो गर्मियों के अंदर बिजली के ना होने की वजह से बुलबुलाते रहे, या सर्दियों में गैस के ना होने की वजह से ठठराते रहे, और आपने जिस तहम्मुल के साथ इस साल को बर्दाश्त किया, आपके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमने दूसरे वाक़यात का तज्जिया करना हो तो यकीनन हमारे पास चॉइस काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मसलन पाकिस्तान में फैलती हुई दहशतगर्दी इस तमाम साल में बदकिस्मती से अर्बन एरियाज़ के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर रही। ना सिर्फ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, बल्कि आम जगहों पर जिसके अंदर आम लोग जाते हैं, मार्केट्स हो गई, वो जगह होगी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए खड़े होते हैं। तमाम जगहों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, और सैकड़ों अफराद लुकमा अजल बने उस जंग के बारे में, जिसके बारे में अब लोगों के जहन में बहुत सा अबहाम पाया जाता है कि ख़त्म कब होगी। हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान की रियासती ताकत के इस्तेमाल के हवाले से कि किस तरह दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान के फाटा बेल्ट के अंदर मामलात कुछ आगे बढ़े और कुछ रिवर्सल्स हुई बाजोड़ मोमन एजेंसी के अंदर। आप देख रहे होंगे कि वो मामलात जो किसी ज़माने में तय हो गए थे दोबारा से सर उठाने लगे, लेकिन पिशावर को सिक्योर कर लिया गया और ग़ज़ाई एजेंसी के अंदर ऑपरेशन जारी है। हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। हम ड्रोन हमलों के ऊपर भी बात कर सकते हैं। 100 से ज़ायद ड्रोन हमले एक साल के अंदर हुए, और इसमें जो इंतहाई कंजर्वेटिव एदाद शुमार हैं उनके मुताबिक बहुत से दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द कौन थे, उनकी नेशनलिटी क्या थी, इसके ऊपर हमारे पास मालूमात नहीं है। सिविलियंस भी इसके अंदर बड़ी तादाद में जाँ बहक हुए, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान की तरफ से एक सदा आई कि अब हम उन तमाम लोगों को कोर्ट का मुंह दिखाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन हमले करवाए हैं। और दत्ता खेल के इलाके से एक शख्स ने अपने होने वाले जानी नुकसान की वजह से CIA के स्टेशन डायरेक्टर के खिलाफ थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ये बड़ी डेवलपमेंट है, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। 18वीं और 19वीं तरमीम के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सूबा सरहद जो किसी ज़माने में सूबा सरहद था, अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के अंदर जो कबाहतें थीं उनको दूर किया गया 19वीं तरमीम के ज़रिए। जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला अभी भी एक लिंगरिंग कंट्रोवर्सी के तौर पर सामने आ रहा है। देखते हैं कि जुडिशरी उस नए निज़ाम को जिसको अप्रूव किया है पार्लिमान ने 19वीं तरमीम के ज़रिए, उसको किस तरीके से देखती है। हम इसके अलावा स्विस केसेस समेत करप्शन के दूसरे अहम मामलात के ऊपर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की चपकलश को भी ज़ेर बहस बना सकते हैं। बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर स्पेकुलेशन को ख़त्म किया और 18वीं तरमीम के ऊपर एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसके ऊपर हुकूमत भी खुश हुई, मुतमईन हुई, और वो तमाम लोग जो सोच रहे थे कि कोर्ट शायद इस मरतबा भी अपनी सही तरीके से जजमेंट इस्तेमाल ना कर पाए और अवाम के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट ना कर पाए, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो अच्छा फ़ैसला है, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। नाअहल अफराद की अहम तरीन जगहों पर इदारों के अहम मामलात को चलाने की जगहों के ऊपर तैनाती को भी हम ज़ेर बहस बना सकते हैं कि हुकूमत जानते बूझते हुए ऐसे लोग जो डिसक्वालिफाइड है टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज उनको अपॉइंट करती रही थ्रू आउट द ईयर। हम
بجلی کے بحران کے توسط جس کا میں نے سرسری طور پر ذکر کیا، آر پی پیز کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. بہت بڑا سکینڈل، ایک طرف بجلی کی اتنی ضرورت، دوسری طرف کرپشن کی سہولت. دونوں معاملات آر پی پیز کے اندر آ کر ہمیں ملتے ہوئے نظر آئے. کرپشن کی داستانوں کے باوجود اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی، اگرچہ بین الاقوامی اداروں کی آڈٹ رپورٹس کے ذریعے یہ واضح ہو گیا کہ اس تمام ڈیل کے اندر بڑے گھپلے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا، جس نے فورس کیا بعض کمپنیز کو کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہونے والی کرپشن کا ایک عکس مانے اور جو پیسے لیے ہیں ریاست سے اس کو واپس کریں. ہم گیس کے بحران کی پوری بات کر سکتے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑکیں بند ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ خریداری میں مصروف ہیں، اس وجہ سے کہ تمام کی تمام سڑکوں کے کناروں کے اوپر لگے ہوئے گیس کے جو سپلائی سینٹرز ہیں وہ اس وقت شدید قسم کی گیس کی قلت کا شکار ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکتے تھے. تمام لوگ پریشان ہیں، گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور گاڑیاں جو ہیں ان کے گھومتے ہوئے پہیے جو ہیں وہ رک گئے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. کمر توڑ مہنگائی کے اوپر بھی ہمیں اس تمام سال کے تناظر میں بات کرنی چاہیے. مہنگائی بڑھتی چلی گئی، اور سال کے آخری دن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی آپ دیکھیں گے، پچھلے سال کو آپ یاد کریں گے کہ شاید وہ سال بہتر تھا اور اچھا تھا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہائپر انفلیشن کی طرف پاکستان جا رہا ہے. 20 سے 22% تک انفلیشن ہو سکتی ہے اگلے سال کے اندر. اگر ایسا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جابز نہیں مل پائیں، نہ صرف میڈیا انڈسٹری سے بلکہ بڑے بڑے دوسرے اداروں سے لوگوں کو، جو کوالیفائڈ امپلائڈ لوگ ہیں ان کی نوکریاں چلی گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے ساتھ ساتھ کورسپونڈنگ انکریز ہوا، یعنی مماثلت ہے کرائم ریٹ کے انکریز کے اندر. دن دہاڑے ہونے والی ڈکیتی کی وارداتیں اور اس کے ساتھ ساتھ کڈنیپنگ میں ایسا اضافہ کہ پچھلا سال جو ہے ہمیں بہت پرامن لگنے لگ گیا. ہم معیشت کے بارے میں جو بدترین خدشات ہیں اس کو بھی زیر بحث بنا سکتے ہیں. ہم سارا سال آئی ایم ایف سے قرضہ مانگتے رہے، ہم ٹیکسیشن کے پرپوزلز ان کی مرضی کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ تمام کام کرتے رہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے اب وہ بین الاقوامی مدد کے بغیر چل نہیں سکتی. صوبائی معاملات کی بات ہے تو ہم بلوچستان میں ہونے والے واقعات کو بھی زیر بحث لا سکتے ہیں. وہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہوں یا مسنگ پرسنز کا معمہ ہو، ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کر سکتے ہیں. اور ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سینکڑوں افراد ٹارگیٹڈ کلنگ کے وکٹم بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان علیحدگی پسندوں کی طرف سے میڈیا میں یہ بھی شور و غوغا مچتا رہا کہ ان کی آواز حکام بالا تک تو چلیں چھوڑیں، پاکستان کے دوسرے عوام تک بھی نہیں پہنچائی جا رہی. یہ معاملہ بلوچستان کے اندر چلتا رہا. کراچی کے اندر صوبوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، خونریزی اپنے انتہا کو تھی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ افراد بغیر کسی وجہ سے ظاہراً لقمہ اجل بنے، اور وہاں پر ٹارگیٹڈ کلنگ جس قسم کی ہوئی اس کے اوپر ویسی خبر بدقسمتی سے نہیں بن پائی. کراچی کے اندر دہشت گردی نہ صرف سیاسی بنیادوں پر ہوئی بلکہ مذہبی بنیادوں پر بھی دہشت گردی ہوئی، اور کہا گیا کہ کراچی کے اندر القاعدہ نے اپنا گھر بنا لیا ہے. اس قسم کی بھی خبریں ہمیں نظر آئیں. وہاں سے طالبان کے لیڈران کی گرفتاری کی خبریں بھی بنتی رہیں پچھلے سال میں. ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. اگر ہم نے خارجہ تعلقات کے اوپر بات کرنی ہے تو پاکستان امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں خاصی پیش رفت ہمیں بات چیت کی حد تک نظر آئی. امریکہ کی طرف سے ان کی سیکرٹری خارجہ پاکستان آئیں، اور پاکستان کی طرف سے اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنے والی ٹیم جو ہے وہ امریکہ گئی. اس کے اوپر ہم بات کریں، اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اجرا کیا گیا نئی پالیسی کا، جس کے مطابق امریکہ 2014 تک شاید اپنی فورسز ڈرا ڈاؤن کر لے. لیکن اس پالیسی کے اجرا کے بعد یہ خدشات بڑھتے چلے گئے کہ کہیں پاکستان اگلے سال میں امریکہ کا خاص ٹارگٹ نہ بن جائے.
हमें लगता यूँ है कि अमेरिका की तरफ से नई पॉलिसी के इजरा के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी जंग नहीं होगी, ये इतना एमुनेशन नहीं इस्तेमाल किया जाएगा जितना पाकिस्तान के कबायली इलाकों के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी हुई, पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमले हुए, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की नई जनरेशन ने बंदूकों और गोलियों के सामने निहत्ते तहरीक के एक नए बाब का आगाज़ किया। निहत्ते होकर उन्होंने लड़ाई की और अगर बंदूकों में से गोलियों और शोलों ने उनको रेजिस्ट किया तो उनकी तरफ से पत्थर फेंके गए। ये एक नया ट्रेंड है जो मकबूजा कश्मीर में नजर आया और हमने शायद खारजा पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का मामला जूं का तूं लटका रहा, अगरचे आखिरी महीने के अंदर कहीं आकर हमें उसके अंदर कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त नज़र आई, कुछ गिरफ्तारियां हुई पुलिस अफसरान की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की रिपोर्ट के इजरा के बावजूद हमें अभी तक पता नहीं है कि कातिल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कौन है। हुकूमत वक्त की तरफ से आएँ बाएँ शाएँ ज़्यादा है और वजाहतें बहुत कम हैं, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। सियासी बहरान के ऊपर भी बात कर सकते हैं जो आजकल हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है। हुकूमत के इत्तेहादी एक एक करके हुकूमत को या तो छोड़ते चले जा रहे हैं या हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में सवालिया निशान के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सारा साल स्पेकुलेशन होती रही कि न जाने बड़ी खबर क्या बनने वाली है, हुकूमत अब गई या तब गई, वो फिलहाल स्पेकुलेशन ही है। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी तौर पर दौरे भी काफ़ी किए और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़ाती जायदाद में भी काफ़ी इजाफा किया। एक स्पेकुलेटिव किस्म की खबर आई कि लंदन में जिस दिन इस मुल्क में कोई और बड़ी खबर बन रही थी जिसका तज़किरा मैं अभी करता हूँ, वो एक बड़े फ्लैट की परचेज़ में मसरूफ़ थे, इसके शवाहिद सामने नहीं आए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कद काट उसको भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है, उनका कद काट कम हुआ, वो मफाहमत के वज़ीर आज़म के तौर पर तो सामने आए लेकिन उस सफ़ में से निकल गए जिसमें साफ़ सुथरे सियासतदान खड़े हुए नज़र आते हैं और वो सफ़ छोटी होती चली जा रही है। वज़ीर आज़म साहब और इनके ख़ानदान से मुतल्लिक करप्शन की दास्तानें दबे अल्फाज में बयान होती रहीं और कहा गया कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने भी वो रास्ता इख्तियार कर लिया है जो जिसके लिए दूसरे लोग बदनाम हैं। इसके ऊपर शवाहिद सामने नहीं आए लेकिन स्पेकुलेशन बहुत होती चली गई। नाज़रीन, ये हम तमाम मामलात रख सकते हैं और हम विकीलीक्स का मामला भी इस प्रोग्राम के अंदर उठा सकते हैं जिसने ना सिर्फ दुनिया को हिला के रख दिया बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सियासतदानों के कच्चे चट्टे खोल के रख दिए। सबको पता चल गया कि अमरीकी एम्बेसडर की कितनी ताकत है, हर कोई अमरीकी एम्बेसडर के साथ बात कर रहा है, क्या आर्मी चीफ हैं, क्या मुल्क के सदर हैं, क्या वज़ीर आज़म हैं, क्या अपोजिशन लीडर हैं, क्या मजहबी रहनुमा हैं, सब के सब अमरीका की तरफ जाते हैं और अमरीका, बरतानिया और उनके हवारी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं विकीलीक्स के तवसत हमें पता चला। लेकिन इन तमाम वाक़यात के बावजूद नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर जिसके ऊपर हम प्रोग्राम का बाकी हिस्सा सर्फ करना चाहते हैं वो है फ्लड की। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजिडी, रीसेंट हिस्ट्री के अंदर दुनिया में इससे बड़ी ट्रेजिडी देखने में नहीं आई। जितना एरिया इसने इफ़ेक्ट किया, जितने लोगों की ज़िंदगियाँ इसने तबाह की और आने वाले साल में लोगों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर रहेगी, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो सबसे बड़ी खबर मुतासर करेगी, वो फ्लड्स ही हैं। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि हम फ्लड्स के ऊपर किस तरह फोकस करना चाहते हैं और हमें पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारियों को किस तरीके से याद करना है। हम तज्जिया कर रहे हैं 2010 में होने वाले अहम तरीन वाक़यात का, लेकिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2011 में कौन से वाक़यात हमारी किस्मत के ऊपर असरअंदाज होंगे। स्टे ट्यून्ड।